Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash. So this is the topic today is law and morality, and you people already know that I have taken 5 lessons for the same, and today this is the 6th lesson. एंड मैं बिल्कुल प्रॉपर एक चैनल के थ्रू चल रही हूँ, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है और जिसको कवर अप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को लेके आती हूँ, जिसमें आप लोग को समझ में स्टार्ट करते हैं। लॉ एंड मोरालिटी। तो लॉ एंड मोरालिटी या लॉ एंड मॉरल्स, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पूछते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। एलएलबी में हमेशा क्वेश्चन आता है एंड ये पीसीएस जे के स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी नेट जो भी पढ़ रहे हैं उन सबके लिए बहुत लाभदायक है। लॉ एंड मोरालिटी का रिलेशन क्या है? हाउ आर लॉ एंड मॉरल्स कनेक्टेड टू ईच अदर? तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉ इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग नॉर्म, rather we should say that it is part of a normatic system whose work is to regulate certain norms in society. It is dynamic and is never at any point of time static. Law has to change from time to time as according to ever changing demands of society. Law doesn't exist for its own state. It has to achieve certain objectives which may be short term or long term. Law aims to create an order in society, in all units of society, and it tries to create a working environment which is equally just to all sections of the society. तो हुआ क्या कि लॉ जो है टाइम टू टाइम चलता गया, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई लॉ वैसे वैसे उसके हिसाब से ढलता गया। ठीक, तो क्या हुआ, सोसाइटी में रहने वाले लोग एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी बदलती गई उसके हिसाब से लॉ बनता गया। लॉ कभी शॉर्ट टर्म बना, कभी लॉन्ग टर्म बना। तो ये है आपका लॉ एंड मोरालिटी का रिलेशन, यानी जो चीज़ें मॉरली प्रैक्टिस होती गई धीमे धीमे चल के वो लॉ बनती गई, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। लेकिन क्या सारी चीज़ें जो मॉरली सही हैं वो सब लॉ बन गई? नहीं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आ गए हम लॉ एंड मोरालिटी के डिफरेंस पे। अभी हमने पढ़ा कि क्या रिलेशन था, अब हम पढ़ते हैं क्या डिफरेंस है। तो एक बार इसकी रीडिंग मार लेते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी इज दैट लॉ इज कोअर्सिव बाय नेचर बट मोरालिटी इज नॉट। बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लॉ आपका कोअर्सिव हो सकता है नेचर में, लेकिन मोरालिटी कभी भी कोअर्सिव नहीं होगी। ठीक है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि जैसे रोड के ट्रैफिक लॉज होते हैं, when they are applied on a society they get internalized in a citizen's behavior after certain time। यानी जब कई चीज़ें जैसे रोड के ट्रैफिक लॉज हैं, ये मॉरली आप इनको सही या गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये जब लागू किए गए धीमे 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 होते होते सोसाइटी उससे यूज टू हो गई। यूज टू होने के बाद इस पे काफ़ी लॉज बन गए। तो लॉ एंड मोरालिटी एक के ऊपर एक जो है उसी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। यानी आप फोर्सफुल ओबीडियंस ऑफ लॉ जो है उसको शुरुआत से नहीं कर सकते, लेकिन आप एक हैबिचुअल ओबीडियंस जो है उसको आगे चल के लॉ बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू लॉ एंड मोरालिटी, व्हाट आर द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम? तो they are both concerned with the setting of standards, number 1. Now how are they setting the standards? पहला कि किसी भी चीज़ की अननेसेसरी डेथ या इंजरी होने के लिए लॉ हमें क्या कहता है कि लेफ्ट पे ड्राइव करिए। ठीक, however it is a long established custom, part of our morals, that drivers slow down to allow ambulances to pass when their emergency lights are flashing. तो both rules are concerned with the behavior of drivers and saving the life। तो अभी आपने देखा इसकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 क्या है कि लॉ भी यही कहता है कि भाई जान बचानी ज़रूरी है, और मॉरल्स भी ये कहते हैं कि भाई जान बचानी ज़रूरी है। आपको अपनी जान भी बचानी ज़रूरी है और जो दूसरा चल रहा है उसकी जान को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी चीज़ों को ड्राइव करें। ठीक, यानी लॉ एंड मॉरल जैसा कि मैंने बताया एक दूसरे के ऊपर फिर से निर्भर हुए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। लीगल एंड मॉरल रूल्स एम्प्लॉय सिमिलर लैंग्वेज, दे डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, and they speak of duties, obligations and responsibilities. For example, murder is regarded as wicked under the legal and the moral code of conduct,
Parents have a legal duty and a moral duty to ensure that their young children are provided with shelter and nourishment. ठीक, तो हमने पढ़ा कि सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे सिमिलर लैंग्वेज भी यूज़ होती है दोनों चीज़ों में. ये माफ़ करिएगा, मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने लैपटॉप से, तो ये फिसल रहा है. आप लोग को शायद समझ में तो आ ही रहा होगा. तो जैसे मर्डर है, मर्डर को बुरा माना जाता है लीगली भी और मॉरली भी. पेरेंट्स की लीगल ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को शेल्टर और नरिशमेंट दें, लेकिन पेरेंट्स की ये मॉरल ड्यूटी भी होती है कि वो अपने बच्चों को शेल्टर और नरिशमेंट दें. तो ये हैं लॉ एंड मोरालिटी के शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आते हैं बेंथम ने लॉ एंड मोरालिटी पे अपना क्या व्यू दिया. तो बेंथम ने कहा, अकॉर्डिंग टू बेंथम लेजिस्लेशन हैज़ द सेम सेंटर विद मॉरल्स बट सर्कमफरेंस डिफर्स. ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये मैंने पढ़ी थी, आप लोग के लिए भी लेके आई हूँ. बेंथम ने ये चीज़ बोली, मॉरल्स और लेजिस्लेशन का सेंटर तो सेम है, लेकिन इनका सर्कमफरेंस जो है वो डिफ़र करता है. कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा मोरालिटी इज़ जनरली द बेसिस ऑफ लॉ. प्लीज़ नोट इट डाउन समवेयर. मोरालिटी is generally the basis of law, but there are many immoral acts such as sexual relationship between two unmarried adults, hard-heartedness, ingratitude, which are immoral but not illegal. ठीक है, मोरालिटी लॉ की बेसिस होती है, ये सही बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इमोरल एक्ट्स हैं जो कि अनलॉफुल नहीं हैं, जिसके एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे दिए. ये बेंथम ने बोला, और केवल आप इस बेंथम की डेफिनेशन से ही पूरा का पूरा लॉ एंड मोरालिटी में फ़र्क समझ सकते हैं. अब आते हैं पेटन्स व्यू ऑन लॉ एंड मोरालिटी. पेटन एक दूसरे जूरिस्ट थे. उन्होंने कहा कि मॉरल्स और एथिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ सुप्रीम गुड. In general, morality has been defined to include all manner of rules, standards, principles or norms by which men regulate, guide and control their relationships with themselves and with others. Both law and morality have a common origin. In fact, morals gave rise to laws. The state put its own sanction behind moral rules and enforced them. These rules were given the name as law. तो पेटन ने बहुत सिंपली कहा कि मोरालिटी और लॉ का एक कॉमन ओरिजिन है. मॉरल्स जो हैं उन्होंने लॉज बनाए, और स्टेट ने जब उन मॉरल्स पे या मॉरल रूल्स पे सैंक्शन लगा दिया तो वो आपके लॉज बन गए. अब 3 एंगल होते हैं लॉ एंड मोरालिटी के. मॉरल्स एज द बेसिस ऑफ लॉ, मॉरल्स एज द टेस्ट ऑफ लॉ, यानी पॉजिटिव लॉ यानी नेचुरल लॉ, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है. And morals as the basis of law when justice is based upon morals. ठीक, अब ये जो पहला और दूसरा वाला है, पहला दूसरा नहीं, मैं एक्चुअली बोलूँगी दूसरा और तीसरा वाला है, यानी morals as the test of law and morals as the basis of law where justice is based upon morals. इसको मैं पहले आपको समझा देती हूँ क्योंकि मैं नंबर 1 वाले को अलग से लेने वाली हूँ. देखिए, इस वाले में ये है कि जस्टिस जो है आपके मॉरल्स के ऊपर बेस्ड रहती है. ठीक, जैसे कोई भी जो आपका जज होता है वो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं देगा जो कि इमोरल हो या जो सोसाइटी के खिलाफ हो ज़्यादातर, अनलेस एंड अनटिल वो सोसाइटी को किसी भी टर्म में चेंज कर रहा हो. ठीक, ये हो जाता है आपका मॉरल्स एज द बेसिस ऑफ लॉ. इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, जो सिंपल है कि जस्टिस जो है वो मॉरल्स के ऊपर बेस्ड होती है. अब आते हैं नेचुरल लॉ. ये मैं आपको दोबारा से अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लेसन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. स्टिल अगर आप लोग को कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आते हैं इस पे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये केस जो है ये अपने आप से अलग इम्पोर्टेंट है. आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफेंस. देखिए, आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन में क्या हुआ था, एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ. डेडली एंड स्टीफेंस वर शिपरेक्ड along with 2 other men. When one of them, the cabin boy Richard Parker, fell into coma
Dudley and Stephen decided to kill him for food. Dudley and Stephen was sentenced to statutory death penalty with a recommendation for mercy. ये तो इसका जजमेंट था, ये अंत हुआ था इस केस का, ठीक है, कि डेडली और स्टीफन दो लोग थे जिनको जो है डेथ पेनल्टी मिली थी। अब हुआ क्या था इस केस में, आपको ये बताते हैं। एक याच था, ठीक, 3 सीमेन थे और एक लड़का था। लड़के का नाम था रिचर्ड पार्कर। लाइफ ऑफ पाई में भी तो था रिचर्ड पार्कर था खैर, तो डेडली, स्टीफन और एक और आदमी था, ठीक, और ये बॉय था रिचर्ड पार्कर। तो ये सब एक इंग्लिश याच में जा रहे थे और हाई सीज थी, स्टॉर्म आया, जैसा कि मूवी में देखा होगा, अक्सर होता भी है। तो जब स्टॉर्म आया तो क्या हुआ, इनकी याच में एक छोटी सी जो है बोट थी, ओपन बोट होती है अक्सर याच में। तो इन लोगों ने क्या किया, उस बोट में ये लोग चले गए, क्योंकि स्टॉर्म था, याच के बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो एक ओपन बोट में ये 3 लोग, डेडली, स्टीफन, एक और आदमी और ये लड़का रिचर्ड पार्कर, यानी टोटल जो है 4 लोग अलग एक ओपन बोट में चले गए। अब क्या हुआ, ओपन बोट, कुछ खाने पीने को नहीं, ठीक। तो ये हुआ कि इन तीनों ने डिसाइड किया, 3 लोगों ने, डेडली ने, स्टीफन ने और ये जो एक अलग आदमी था उसका भी एक नाम है, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ, ज़रूरी भी नहीं है इतना। इन तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस माइनर बॉय यानी रिचर्ड पार्कर को मार के खा लेते हैं, ठीक। रिचर्ड पार्कर माइनर था, ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि बॉय था इसीलिए मैं बॉय बोल रही हूँ और उन तीनों को मैन बोल रही हूँ, ठीक है। तो इन तीनों ने जो है अपनी आपसी सहमति की कि भाई तुम 2 लोग पकड़ लेना, एक लोग जो है मार देगा और हम लोग इसकी बॉडी पे फीड कर लेंगे, तो क्या होगा कि खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, ज़िंदा रह लेंगे हम लोग। तो इन लोगों ने वैसे ही किया, रिचर्ड पार्कर को मार दिया गया। रिचर्ड पार्कर की बॉडी पे इन लोगों ने जो है 1-2 दिन या जितने भी दिन थे वो सरवाइव किया। पानी का बंदोबस्त ऐसे हुआ था कि जो बारिश का पानी था उसको इन लोगों ने बचा के उसको पिया, ठीक। लाइफ ऑफ पाई, मैंने बोला ही था पहले, लाइफ ऑफ पाई वाला साउंड कर रहा है, खैर, पर उसमें ऐसा नहीं था। तो डेडली, स्टीफन और एक इंसान ने रिचर्ड पार्कर को मारा एंड रिचर्ड पार्कर एक लड़का था, उसकी बॉडी पे फीड किया गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा एक वेसल पास कर रही है पास से, उस वेसल पे जो है इन लोगों को लिया गया और उसके बाद जो है इस बॉय की किलिंग इन लोगों ने देखा होगा, या जो भी जैसे भी पता चला, इन लोगों ने उस बॉय की किलिंग को रिपोर्ट किया। तो डेडली और स्टीफन को जो है स्टैट्यूटरी डेथ पेनल्टी मिली और रिकमेंडेशन, मर्सी की जो रिकमेंडेशन होती है उसके साथ, जैसे हम लोग के वहाँ प्रेसिडेंट की मर्सी के लिए लास्ट वो होता है वैसे ही। तो अब आप पूछेंगे कि तीसरे इंसान का क्या हुआ, तो तीसरे इंसान को जो है विटनेस बना दिया गया था, इसलिए उसको जो है डेथ पेनल्टी से बचा लिया गया। और तीसरे इंसान, इसने ये भी बोला कि मेरी जो है कोई एक्सप्रेस सहमति नहीं थी, मैंने तो ना हाँ बोला था ना बोला था, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि भाई ना हाँ बोला ना बोला, लेकिन इसको मान लिया गया कि तुमने इम्प्लाइड कंसेंट दी, क्योंकि तुमने रोका भी नहीं और तुमने उस बच्चे की बॉडी पे फीड भी किया। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है, डेडली वर्सेस स्टीफन्स, आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन्स। तो इसमें प्रिंसिपल ये बोला गया दैट नो मैन हैज़ अ राइट टू टेक अनदर्स लाइफ टू सेव हिज ओन। नो मैन, you can note it down somewhere, no man has a right to take another's life to save his own. Therefore, morals are the basis of law and morals as the basis of law में आप इसको पूरा मेंशन करेंगे ही करेंगे जब भी आपसे ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे LLB का हो, चाहे PCSJ का हो, चाहे UGC नेट में तो ऑब्जेक्टिव ही आप देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको आप लोग को ज़रूर याद करना चाहिए। आई थिंक मैंने जितना समझाया आप लोग को ये वाला केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, लेसन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है एंड अब नेक्स्ट लेसन के साथ जल्दी ही आते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अब जो है लेसन्स बहुत ही तेज़ी से सब रिकॉर्ड करके डाले जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आने वाली है, कभी भी डेट्स आ सकती हैं। तो आप लोग सब प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें एंड सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। प्लीज़ स्टे सेफ, प्लीज़ कीप स्माइलिंग एंड योर क्वेश्चंस एंड योर सजेशंस आर वेलकम।
and thank you for beautiful comments in my comment section. I'm also available on Instagram as the_Esperer. This is the name of the firm, and you people can DM me your questions, or if there are any suggestions which you people would like to give me. Thank you for watching, and I hope you people have a nice day or night ahead.